हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं? होपफुली सब बहुत बढ़िया होंगे। आपकी तैयारियां बहुत ही बेहतरीन चल रही होंगी। मैं आपका अपना अमित सिंह फिर से आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं, जहां पे मैं आपको बताने वाला हूं कि जो हमारा सीटेट होने जा रहा है, जिसमें सीडीपी के जो क्वेश्चंस हैं वो किस लेवल के आने वाले हैं, मैं उनके बारे में आपको एक डायरेक्शन दूंगा कि क्वेश्चंस जो है वो किस तरीके के होंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप टीचिंग एग्जाम से जुड़े हुए हैं, लाइक अगर आप टीचिंग में सीटेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक अगर आप रिपीटर की कर रहे हैं, रीट की कर रहे हैं, कीवीएस की कर रहे हैं, एग्जाम्स के लिए आप इजिली हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। और मैं डे बाय डे आपके डाउट्स को सॉल्व करने की प्रॉपर कोशिश कर रहा हूं। मैंने अभी तक जितने भी वीडियो दिए हुए हैं, सभी में हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बार बार प्रीवियस में रिपीट हो रहे हैं। इस वीडियो में हम छोटे से, मतलब मैं कहूं, इस वीडियो में हम मात्र 8 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। केवल 8 क्वेश्चंस के बारे में आपको बताऊंगा। और वो क्वेश्चन वो हैं जो प्रिपेयर बार बार, मतलब जो है सीटेट में रिपीट होते हैं, मतलब 100 टाइम रिपीट हुए हैं। मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को उठाया हुआ है। और चैप्टर को या इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने का तरीका मेरा एक ही है कि हम क्वेश्चंस को, कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं कि अगर उनसे मिलता जुलता कोई दूसरा भी क्वेश्चन आ जाए तब भी हम इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे, है ना। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप पहली बार आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए चलते स्टार्ट करेंगे। होपफुली क्लास आपको बहुत बेहतर लगेगी। बहुत लॉन्ग डिस्कशन तो नहीं होने वाला है, फिर भी हम 8 क्वेश्चंस के माध्यम से हमारी एक अप्रोच डेवलप हो जाएगी कि हमको तैयारी किस वे में करनी है ना। तो होपफुली क्लास तो अच्छी लगेगी। अगर पहली बार आए, अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा तक रहे हो, तब भी इजीली मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। हम आपके सारे डाउट्स, अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट करो। वैसे भी सीटेड होने जा रहा है, इसके बारे में मैं बहुत सारी बातें आपको बताने वाला हूं कि क्या चेंजेस हुए हैं, कैसे आपको पढ़ना है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेड हमारा क्लियर हो जाए, है ना। वैलिडिटी के बारे में आपको पता है कि सीटेड जो है लाइफ टाइम वैलिड है। आपको एक बार देना है केवल, बस काम खत्म हो जाएगा, फिनिश, है ना। चलते सारे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखो पीपीटी बहुत बेहतर तरीके से बनी हुई है, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, बार बार रिपीट हुए हैं। और उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, इन्हीं कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। रोट मेमोराइजेशन हम बिल्कुल करने वाले नहीं है, हम समझेंगे कॉन्सेप्ट को। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, और हो सके तो जवाब देते रहना कमेंट बॉक्स में, ताकि मेरा भी मोटिवेशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ेंगे और समझेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, कह रहे कि वेयर डज द एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन कंडक्ट एक्टिविटीज, यानी सोशलाइजेशन के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है कि जो सोशलाइजेशन है, यानी सामाजिकरण की जो प्रक्रियाएं होती हैं, गतिविधियां होती हैं, वो कहां पर संचालित होती हैं। अब मैं आपको इस वे में समझाऊंगा कि पक्का समझ में आ जाएगा क्वेश्चन 100%। बस आप थोड़ा सा रुकिएगा। देखो अब बात करते हैं सोशलाइजेशन की। पहले हमको समझना है कि सामाजिकरण होता क्या है। यानी पहले हमको समझना है कि सोशलाइजेशन यानी सामाजिकरण जो है वो क्या है। यानी वो प्रक्रिया जहां पे हम समाज में रह के इंटरैक्ट करके, आसपास के लोगों से बातचीत करके, अंतः क्रिया करके जब हम सीखते हैं, तो वो सोशलाइजेशन होता है। अब पहले बात करते हैं कि प्राइमरी एजेंट क्या होता है और सेकेंडरी एजेंट क्या होता है। उसके बाद में आप आंसर अपने आप दे पाओगे। चलो अब सोशलाइजेशन के कारकों की बात करें तो एक होता है प्राथमिक, एक होता है द्वितीयक। यानी पहला है प्राइमरी एजेंट। किसकी बात करते हैं? पहला होता है प्राइमरी एजेंट, दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी एजेंट। कैसा होता है? दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी एजेंट। इनके बारे में बात करते हैं। इसके बारे में क्वेश्चन तो 100% आना ही आना है। देखो प्राइमरी एजेंट की जब भी आपके सामने बात करी जाएगी तो आप डिसाइड करोगे परिवार, यानी फैमिली जो होती है वो प्राथमिक सोशलाइजेशन, यानी जहां पे पहले नंबर में बच्चा सीखता है, घर से ही सीखता है ना। तो फैमिली जो होती है वो कैसी? प्राइमरी एजेंट होती है। यानी जब भी बात आएगी प्राइमरी एजेंट की तो आप जाओगे परिवार के साथ में, कि परिवार जो है, यानी परिवार, फैमिली जो है वो प्राइमरी एजेंट होती है ना। अब बात करें सेकेंडरी की, तो सेकेंडरी में स्कूल आता है। कौन सा आता है? सेकेंडरी में स्कूल आता है। स्कूल के बाद में मीडिया आ जाती है। ये सब क्या है? ये सब सेकेंडरी सोशलाइजेशन है। यानी प्राथमिक जो हमारा सामाजिकरण का कारक है वो परिवार होता है, और द्वितीय कारक की बात करी जाए तो वो होती है हमारे स्कूल होती है, मीडिया होती है, ये सब सेकेंडरी होते हैं। चलिए लेकिन यहां पे इन्होंने बोला हुआ है कि सामाजिकरण के वाहक जो है, यानी गतिविधियां जो है, ये कहां पे संचालित होती है। जैसे मान लीजिए ऑप्शन दिया हुआ है, समुदाय, श्रेणियां, सहकर्मी समूह, मीडिया। यहाँ पे इनके बारे में बात करी गई। यहाँ पे कोई परिवार की बात नहीं करी इन्होंने, ना ही इन्होंने मीडिया की तो बात करी, ठीक बात है, पर इन्होंने कहा गतिविधियां कहां पे संचालित होती है। देखो प्राइमरी एजेंट हो चाहे सेकेंडरी हो, ये सब होगा कहां पे? जहां पे लोग होंगे, है ना। जहां पे लोग होंगे, जहां पे आप अंतः क्रिया करोगे, वही तो सोशलाइजेशन होगा। तो यानी समुदाय होगा। क्या होगा? श्रेणियों की बात यहाँ पे कोई बात नहीं हो, ना ही सहकर्मी समूह की बात हो रही। और मीडिया की, ये तो मीडिया अलग से इन्होंने दे दिया कि मीडिया जो है सेकेंडरी सोशलाइजेशन का कारक है। लेकिन इन्होंने पूछा गतिविधियां होती कहां पे हैं? जहां पे लोग होंगे, यानी जहां पे समुदाय होगा हमारा। कहां पे? जहां पे देखो फैमिली होंगी वहां पे भी समुदाय कलेक्शन होगा, है ना। स्कूल होगा वहां पर भी लोग होंगे। तो वो क्या है? वो एक समुदाय है, एक ग्रुप है, जहां पे हम सोशलाइजेशन को सीखते हैं, सामाजिकरण की जो प्रक्रियाएं हैं उनको फॉलो करते हैं। समझ गए? तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओवर, ये सारी की सारी ऑफिशियल आंसर की है। मैं अपने पास से कुछ भी आपको नहीं बता रहा हूं। समझ में आ रहा होगा होपफुली। तो देखो मैं हर बार, हर वीडियो में यही बात बोल रहा हूं कि मैं कितना ही अच्छा पढ़ा लूं, जब तक आप खुद से नोट्स प्रिपेयर नहीं करोगे तब तक चीजें क्लियर नहीं हो सकती, है ना। तो हो सके तो नोट्स बनाते रहना। जब आप एग्जाम सेंटर पे जाओगे, अगर उस टाइम पे रिवाइज करके जाओगे तो आपका माइंडसेट अलग ही प्रकार का होगा और आप अच्छा खासा स्कोर करके आओगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे और समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। चलिए
देखो क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं, समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन, यहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बात करी गई है, समावेशी शिक्षा के बारे में बात करी गई, उसके बारे में हम जानेंगे अभी कि क्या होती है हमारी समावेशी शिक्षा। चलो पढ़ो जरा और जवाब दीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए और जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में फटाक से। देखो अब दिखने में आपको बहुत भारी भरकम सवाल लग रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि अ टीचर कैन एड्रेस नीड्स ऑफ स्पेशली एबल्ड लर्नर्स इन इंक्लूसिव क्लासरूम बाय, यानी इन्होंने लिखा कि एक शिक्षक जो होता है एक समावेशी कक्षा में विशेष आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों को संबोधित कर सकता है। यानी एक क्लासरूम है जहां पे डिफरेंट टाइप का बच्चा बैठा हुआ है। समावेशी का मतलब क्या होता है कि जहां पे डिफरेंट टाइप का बच्चा, यानी जो माइंडेड भी है, वीक भी है, जो डिफरेंट टाइप के समाज से आया हुआ है, किसी घर में पैसे हैं, किसी घर में पैसे नहीं है, मतलब हर तरीके का बच्चा जो है वो इंक्लूसिव एजुकेशन का पार्ट होता है। क्या होता है, जब आप एक क्लासरूम में डिफरेंट टाइप का बच्चा बिठाते हो और डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रक्शंस देते हो, तो वो होती है इंक्लूसिव क्लासरूम होती है, वहां पे जहां पे विभिन्न प्रकार के बच्चे बैठे होते हैं और आप विभिन्न उपागम का यूज करके उनको पढ़ाते हो उनके अकॉर्डिंग। क्लियर? तो आपको समावेशी का मतलब समझ में आ गया कि समावेशी का मतलब होता है कि आपको सभी को बराबर इक्वालिटी देनी है और सभी को उनके अकॉर्डिंग पढ़ाना है ना। ये बात तो हो गई। अब ये कह रहे हैं जिनको ज्यादा जरूरत है, यानी जो ऐसे गिफ्टेड बच्चे हैं जिनको नीड है, मतलब उनको सही से अगर आप एक बार में बता रहे हो समझ में नहीं आ रहा होगा, तो उनके लिए आपको कुछ यूज करना पड़ेगा, लाइक टीचिंग मटेरियल यूज करना पड़ेगा, कुछ समझाने के लिए कोई एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करानी पड़ेगी। तो ये बताया जा रहा है कि जो आवश्यकताओं वाले विद्यार्थी जिनको स्पेशल आवश्यकता है ना, स्पेशल नीड है, उनके लिए आप क्या कर सकते हैं एज अ टीचर। चलो अब ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि अभ्यास और ड्रिल पर जोर देना, मूल्यांकन के लिए कागज पेंसिल परीक्षणों का उपयोग करना, यानी केवल ड्रिल, यानी बार बार रोट मेमोराइज रटाते रहो, रोट मेमोराइजेशन कराते रहो, टेस्ट लेते रहो, मूल्यांकन करते रहो, पढ़ाना लिखाना कुछ नहीं। क्या ऐसा सही है? मतलब बार बार आप कागज पेन से परीक्षण करा रहे हो, पहले उनके बारे में सोचो कि वो सीखेंगे कैसे, क्योंकि उनको आपकी स्पेशल नीड है ना। आप परीक्षाएं करा रहे हो पेन पेंसिल से, ड्रिल मशीन, जो भी चीजें करा रहे हो, ये तो ठीक नहीं है ना। तो आपको उनके अकॉर्डिंग पहले पढ़ाओ यार, मेरे बाद में टेस्ट लेना। तो ये बात ठीक नहीं लगी मुझे बिल्कुल भी। चलिए ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है छात्रों को निर्देश देने के समान तरीकों का पालन करना, यानी क्लासरूम में डिफरेंट टाइप के बच्चे बैठे हुए हैं लेकिन आप सभी को एक ही डंडे से हाँक रहे हो। क्या ये सही है? मतलब आपको क्या करना है, एज की आजकल की जनरेशन के अकॉर्डिंग संवेदनशील होना पड़ेगा। मतलब बच्चा जैसा चाहता है आपको उस अकॉर्डिंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल या टीचिंग उपागम यूज करना पड़ेगा, ताकि उसको समझ में तो आए कि आप कह क्या रहे हो। पता चले कि आप कह रहे हो कि मैं तो ऐसे टीचर हूं, मैं तो ऐसे पढ़ाता हूं, बात खत्म हो जाएगी, है ना। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आजकल के जमाने में तो ये बिल्कुल भी फॉलो नहीं होता है ना। तो आपको एक ही जैसे तरीके का पालन नहीं करना चाहिए, आपको डिफरेंट टाइप के उपागम जो है उनका यूज करना चाहिए और डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स दो, ताकि हर बच्चा आपकी बात को समझ जाए, है ना। तो ये बात तो ठीक नहीं कि आपको सभी तरीके समान नहीं करना, बिल्कुल हर तरीके का एग्जाम्पल पेश करो उनके सामने। ढेर सारा लिखित होमवर्क देना और अन्य मेधावी छात्रों से उत्तरों की नकल करने पर जोर देना। क्या ये सही है? आपको समझ रहे होंगे, आप टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स कर चुके हो कि बच्चे को होमवर्क बहुत सारा दे दो भर भर के, और जो अच्छे बच्चे हैं उनके द्वारा उत्तरों की जांच करवा दो। क्या कह रहे हैं? नकल करने पर जोर देना। यानी नकल कराने पर जोर दे रहे हो तो बिल्कुल भी गलत बात है ना। रोट मेमोराइजेशन, नकल करना, चीटिंग, ये सब निगेटिविटी वाली बातें हैं, है ना। आपको जाना है जहां पे बच्चा एक्टिव हुआ है। हम पढ़ रहे हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बाल विकास, जहां पे बच्चा एक्टिव है, आप वहां जाओ। 99 पॉइंट ऑप्शन जो होगा आपका सही होगा, है ना। चलिए ये भी तो गलत हो गया। हमारे पास एक ही बचा हुआ है कि प्रत्येक छात्र की सीखने की क्षमता और कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट शिक्षण उद्देश्यों का विकास करना। बहुत ही बढ़िया ऑप्शन दिखा हुआ है हमारे पास। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। लिखा हुआ है कि प्रत्येक छात्र की सीखने की क्षमता, यानी हर बच्चा जो है उसके अंदर कैपेबिलिटी है, सीखने की क्षमता है, जिसके अंदर बताया गया है चॉम्स्की ने कि बच्चे के अंदर एलएडी होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है, और हर बच्चा सीखने के साथ परिपूर्ण होता है, खाली प्लेट बिल्कुल नहीं होता, है ना। ये मतलब हर बच्चा सीख सकता है। बच्चे जो होते हैं नॉलेज के एक्टिव बिल्डर्स होते हैं, वो नॉलेज को सीख सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते तेरे से नहीं होगा, तुम तो कर ही नहीं सकते हैं। आप एज अ टीचर बिल्कुल नहीं बोल सकते। ऐसा बोलने से बच्चा हतोत्साहित हो जाता है कि मुझे क्यों बोला जा रहा है ना। आगे लिखा हुआ है कि कमजोरियों के विश्लेषण, यानी उनका आकलन करिए कि बच्चे का जोन कहां तक है, बच्चे को समझ में कहां पे नहीं आया है, उनका दायरा क्या है, उस अकॉर्डिंग आप पढ़ाने पे, उनके आधार पे जो विशिष्ट उद्देश्य जो है उनके अकॉर्डिंग पढ़ाइए। पहले आप कमजोरी को पता करो कि बच्चे को कहां पे समझ में नहीं आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाओ फिर आप, है ना। तो यही हमारे पास इंक्लूसिव एजुकेशन का पार्ट है, जहां पे सभी बच्चों के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलेंगे, समझेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। ओवरऑल केवल 10 क्वेश्चन ही डिस्कस करूंगा, आप बोर बिल्कुल भी नहीं होंगे। अगर आपने ये 8 क्वेश्चन देख लिया, मैं आपको गारंटी ले रहा हूं कि बहुत सारे क्वेश्चन डाउट जो है अपने आप क्लियर हो जाएंगे सीडीपी के, क्योंकि आपको पता है चाहे सीडीपी हिंदी, जो सीडीपी चाहे सीटेट की हो चाहे यूपीटेट की हो, दोनों में बिल्कुल सेम सेम आती है, दोनों में, है ना। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए और जवाब दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। पढ़िए जरा।
चलो क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। एक बात बता दूं मैं आपको, चाहे क्वेश्चन चाहे सीटेट हो, चाहे यूपीटेट हो, चाहे पेपर 1 हो, चाहे पेपर 2 हो, सेम ही सीडीपी रहती है। अगर हम मेरे चैनल से पढ़ रहे हैं तो आपको बिल्कुल अलग अलग नहीं जाना है। मैं एकदम प्रॉपर कंटेंट दे रहा हूं और वही दे रहा हूं जो बहुत ही सुटेबल है, जो आता ही आता है ना। चलिए फिलहाल के जहां से आपको समझना है आप वहां से पढ़ो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे से जबरदस्ती पढ़िए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हो कि रचनावादी दृष्टिकोण बताता है कि ज्ञान के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण क्या है। देखो मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि ज्ञान के निर्माण के लिए अगर आप ज्ञान को बिल्ड करना चाह रहे हैं, नॉलेज को एक्वायर करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए महत्वपूर्ण क्या है, मतलब कौन सा फैक्टर जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जब हम नॉलेज को गेन करना चाहते हैं। चलिए क्या वो शिक्षार्थी का पूर्व यानी हमारे पहले की नॉलेज जो है वो कितनी है, उस अकॉर्डिंग हम नॉलेज को बिल्ड करेंगे, या अनुबंधन या सजा या रटना। देखो रटना तो जाना ही नहीं बिल्कुल, है ना। पुरस्कार और सजा तो देनी नहीं, आपको ये मोटिवेशन की प्रेरणा नहीं देनी है कि भाई उसको पुरस्कार दे तब पढ़ रहे हैं, और अंदर से मतलब मोटिवेशन का मतलब क्या है कि अगर आप बार बार उसको टॉफी चॉकलेट दे रहे हो तो एक टाइम के बाद उसका मन भर जाएगा, फिर आपको दूसरी को चॉकलेट देनी पड़ेगी ना। तो आपको इस मोटिवेशन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप बच्चों में कंपटीशन, सजा, मारपीट ये सब करना बंद कर दीजिए। जैसा कि डब्ल्यूएचओ ने भी बोला हुआ है कि बच्चों को आप मुर्गा मुर्गी नहीं बना सकते, है ना। तो ये बातें तो बिल्कुल गलत हैं। हमारे पास लिखा हुआ है जो बेस्ट ऑप्शन है वो लिखा हुआ है शिक्षार्थी का पूर्व ज्ञान। मतलब इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए अगर हमारी कोई पुरानी इंफॉर्मेशन है, हमारे पास कोई पुराना नॉलेज है पहले से, उसके आधार पे ही हम न्यू जो हमारा नया नॉलेज है उसको बिल्ड करते हैं। मान लीजिएगा जो आपके पास पहले से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी, आप उसी में कुछ ऐड करते हो, है ना। ऐसा कभी हो सकता है कि आपको कुछ आता ना हो, एकदम से आप बहुत कुछ सीख जाओ, कभी हो सकता है। मतलब ये एक सीक्वेंशियल प्रक्रिया है, मतलब एक सीक्वेंस में चलती है, पहले आप थोड़ा सीखते हो, फिर और सीखते हो, फिर और सीखते हो। मतलब एक डेवलपमेंट के तरीके की प्रक्रिया है कि पहले आप छोटे होते हो फिर आप बड़े होते हो, है ना। उसी तरीके से कह रहे हैं कि जो है नॉलेज के लिए हमारा पुराना जो नॉलेज है उसके वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है कि हमारी पहली जो इंफॉर्मेशन है उसके आधार पे हम न्यू एजुकेशन को बिल्ड करते हैं, है ना। जो हमारे पास पहले से ज्ञान है उसके आधार पे हम नई नई चीजों को सीख लेते हैं। तो हमारे पास ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलेंगे, समझेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। चलिए देखो हो सके तो कमेंट में बताते रहना यार मेरे कि कहीं पर प्रॉब्लम आ रही हो। यहाँ पे लिखा हुआ है द कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड इज, इसका तो आंसर आप दे ही लोगे मुझे लग रहा है कि बचपन की अवधारणा क्या है। चलिए बताइएगा कि बचपन क्या है भाई, बचपन के बारे में तो आप जानते होंगे, गुजार दिया होगा आपने ऐसे ही। बताओ चाइल्डहुड का क्या हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। चलिए समझते हैं कि चाइल्डहुड का कॉन्सेप्ट क्या है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि बचपन की अवधारणा क्या है। देखो लिखा हुआ है कि विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौमिक रूप से समान, यानी सभी लोग जो हैं उनका बचपन एक ही तरीके से गुजरता है। सभी लोगों का डेवलपमेंट जो होता है, विकास जो होता है वो एक ही जैसा होता है। कभी ये पॉसिबल हुआ है कि सभी लोग जितने भी भाई घर में पूरे संसार में लोग हैं सबका डेवलपमेंट एक जैसा हो जाए, है एक साथ सब सीख जाएं, एक साथ सब बड़े हो जाएं? तो पॉसिबल ही नहीं बिल्कुल। डेवलपमेंट की प्रक्रिया मैंने अभी बताई सीक्वेंस में चलती है, पर सभी का एक साथ हो जाए ये पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी, है ना। वही चीज है, आप 4 भाई हो घर में, सभी की हाइट जो है सेम होगी, सभी का वेट सेम होगा, कभी नहीं, है ना। सभी का नॉलेज सेम होगा, कभी नहीं। सबका आईक्यू लेवल सेम होगा, कुछ सेम नहीं है। मतलब कई हदों तक चीजें सेम हो सकती हैं, बट आप ये नहीं कह सकते कि सभी का समान होगा बिल्कुल, तो पॉसिबल नहीं है। चलिए ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है कि समकालीन सामाजिक रचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार सामाजिक उत्पाद है। यानी इन्होंने बोला है कि बचपन जो है वो एक समकालीन सामाजिक रचनावादी यानी सोशलाइजेशन की प्रक्रियाओं से बना हुआ है। जब हम समाज में रहकर इंटरैक्ट करके सीखते हैं, है ना, तो वो रचना, जहां पर रचनावादी आ जाए समझ जाओ एक्टिव है बच्चा। क्योंकि रचनावादी कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है कि जो रचनावादी होते हैं वो यही बताते हैं कि बच्चे जो होते हैं ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं, है ना। तो एकदम बढ़िया बात लिखी गई है कि सामाजिक उत्पाद होते हैं वो समाज में रहकर चीज सीखते हैं। तो बी ऑप्शन बढ़िया, ठीक है। फिर भी देख लेते हैं आगे। लिखा हुआ है कि बच्चे बुरे पैदा होते हैं। ये कोई बात लग रही है आपको कि बच्चे बुरे पैदा होते हैं, बच्चे खाली प्लेट होते हैं, उनको कुछ आता नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते आप, है ना, क्योंकि आप बाल विकास पढ़ रहे हो। बाल विकास में बच्चे एक्टिव होंगे, आपको वही जानना है। डी में लिखा हुआ है कि बच्चे कुछ भी नहीं शुरू से करते हैं और उनकी विशेषताएं पूरी तरह से पर्यावरण से आकार लेती हैं। देखो यहाँ पे पूरी तरीके से इंपॉर्टेंस इन्वायरमेंट को दी गई है, लेकिन विकास की प्रक्रिया की अगर बात करी जाए तो विकास जो होता है वो इन्वायरमेंट और हेरिडिटी दोनों पे बराबर बराबर योगदान देता है। और विकास की प्रक्रिया इन्वायरमेंट और हेरिडिटी के गुणनफल के बराबर होती है। आप ये नहीं कह सकते कि किसी के विकास में केवल इन्वायरमेंट महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जितना इन्वायरमेंट निभाता है उतना ही हेरिडिटी यानी आनुवंशिकी भी उतनी ही भूमिका निभाती है ना। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन ही तो गलत हो गया, हमारे पास बी ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। सबसे अच्छा यही लिखा हुआ है कि बच्चे जो होते हैं नॉलेज के एक्टिव बिल्डर्स होते हैं, वो समाज में रहकर अंतःक्रिया करके भी सीख सकते हैं। क्लियर, सी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलेंगे, समझेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में किसकी बात करी जा रही है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट लर्निंग, यानी सीखने की प्रक्रिया को कौन कौन से कारक जो होते हैं वो प्रभावित करते हैं, उसकी बात करी जा रही है। चलो बताओ जरा इसका आंसर क्या होगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, जरा पढ़िएगा और जवाब दीजिए कि क्या बात यहाँ पे बोली जा रही है। देखो लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इफेक्टिव लर्निंग, यानी जो क्या नाम सीखने की प्रक्रिया है, जो लर्निंग है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं उसकी बात करी जा रही है। देखो कारक की अगर बात करी जा रही है तो लिखा हुआ है छात्र का हित। बिल्कुल सही बात है कि आप जो है बच्चे के परिप्रेक्ष्य को देख के उसको पढ़ा रहे हो, यानी उसका इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं, उसका हित है उसमें कि नहीं है, तो ये हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव बात है। आगे चलते हैं। छात्र का भावनात्मक स्वास्थ्य, यानी वो इमोशनली कैसा है, बच्चा जो है वो इमोशनली स्ट्रांग है कि नहीं है, ये भी प्रक्रिया जो है, ये भी चीजें जो है हमारे डेवलपमेंट की प्रक्रिया में, लर्निंग की प्रक्रिया में बहुत अच्छा रोल निभाती हैं। अगर आप इमोशनली अच्छे नहीं हो, यानी अंदर से भावनाएं आपकी अच्छी नहीं, आप अच्छा फील ही नहीं कर रहे हो, तो आप पढ़ोगे कहां से। पर आपके अंदर से अच्छी भावनाएं, अच्छे फील नहीं कर रहे हो मान लीजिए, तो आप नॉलेज को कैसे एक्वायर करोगे, आपका मन ही नहीं लगेगा, है ना। तो ये भी ठीक बात है हमारे लिए। शैक्षणिक रणनीतियों का मतलब है कि आपके पास जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसमें उपागम कैसे हैं, मतलब कैसी कैसी युक्तियां यूज करके आपको सिखाया जा रहा है, ये भी हमारे लिए मायने रखता है कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल के द्वारा हम जल्दी सीख सकते हैं, है ना। तो बढ़िया बात है, ठीक बात है। आगे देखते हैं, लिखा हुआ है छात्र का सामाजिक और सांस्कृतिक, यानी उसका जो परिवेश कैसा है, छात्र जो है किस एनवायरनमेंट से आया हुआ है। मैं देखो ये बात दो बहुत अच्छी बात है जिसके बारे में वैगोस्की ने भी बोला हुआ है कि समाज जो होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि बच्चा किस समाज से आया हुआ है, कहाँ से आया है, उसके आसपास के लोग कैसे हैं, ये ज्यादा मायने रखता है किसी भी व्यक्ति के डेवलपमेंट की प्रक्रिया में कि वो किस जगह से आया हुआ है ना। बहुत सारी चीजें हम पे डिपेंड करती हैं, हमारे आसपास के लोग कैसे, हम वैसे ही बन जाते हैं कभी कभी, उनके जैसे हमारा थॉट प्रोसेस हो जाता है कि जैसे वो बोलते हैं चालते हैं हम भी सेम वैसे अनुकरण करके सीख जाते हैं, अंतःक्रिया करके, है ना। तो हमारे पास चारों ठीक बात है ना। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड डी में दिया हुआ है, छुप गया इसकी वजह से। फर्स्ट भी क्लियर है, सेकंड भी क्लियर है, थर्ड भी क्लियर है और फोर्थ भी क्लियर है, चारों ऑप्शन हमारे पास बढ़िया है। डी ऑप्शन जो है वो इज दी राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलेंगे, समझेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। होपफुली क्लास आपको अच्छी लग रही हो यार मेरे, अगर थोड़ी सी भी क्लास अच्छी लग रही है तो मुझे क्या नाम जो है लाइक से सब्सक्राइब तो कर ही लोगे, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा, वैसे भी डे बाय डे हम डेली शाम 6 बजे वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जरूर जरूर चाहे कुछ भी हो जाए पर वीडियो आएगा आपके पास जब तक सीटेट और यूपीटेट नहीं हो जाता, है ना। चलिए अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो है चेंजेस क्या हुए हैं सीटेट में। यूपीटेट की बात करेंगे, उसकी भी थोड़ी बात कर लेंगे अभी ताकि चीजें क्लियर हो जाए। चलो पढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि आर एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। इन्होंने लिखा हुआ है कि आर एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान के सार्थक निर्माण की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण क्या रखा है कि ज्ञान जो होता है जहां पे नॉलेज को आप बढ़िया तरीके से बिल्ड करते हो, अच्छे तरीके से बिल्ड करते हो, लिखा हो ना कि ज्ञान के सार्थक निर्माण की प्रक्रिया, यानी कंस्ट्रक्शन का तरीका क्या है जहां पे हम अच्छे से सीखते हैं। चलिए, क्या वो सामाजिक अन्योन्य क्रियाएं होती हैं जब हम लोगों से इंटरेक्शन करते तब हम सीखते हैं, क्या वो ड्रिल एवं दोहराव यानी बार बार रटते रहोगे तब चीजें क्लियर होंगी, ये भी बिल्कुल बेकार है। पुरस्कार और सजा दोगे, मैंने बोला इसकी बात आपको करनी नहीं, इसके बारे में एनईपी चाहे हो चाहे डब्ल्यूएचओ सबने मना किया है। उत्तेजना प्रतिक्रिया की बात यहाँ पे कर दी जा रही है कि ज्ञान का निर्माण तभी होता है जब आप अपने आसपास के लोगों से इंटरेक्शन करते हो, अंतः क्रिया करते हो, है ना। तो वही बात करी जा रही है कि जब आप अन्योन्य क्रिया करते हो समाज में रहने वाले लोगों से, अपने आसपास के लोगों से, तो हमारा नॉलेज जल्दी बिल्ड होता है और जल्दी हम समझ पाते हैं चीजों को, समझ पा रहे। तो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने का तरीका सबसे अच्छा है जो है आपस में अंतः क्रिया, है ना। मैंने हर वीडियो में बोला हुआ है कि जब एज अ क्लासरूम में आप पढ़ा रहे हो तो सारे बच्चों को आपस में ग्रुपिज्म कराइए, डिस्कशन कराइए, डिबेट कराइए, है ना। वही कंपटीशन ना करो, मतलब आपस में सहयोगात्मक अधिगम कराओ ताकि बच्चे आपस में क्वेश्चनिंग कर सकें, अपना लेवल कर सकें, अपने आप को असेस कर सकें, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलेंगे, समझेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ओवरऑल 8 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे ताकि आप भी बोर ना हो और मैं भी बोर ना हो। चलिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं असर्शन और रीजन की। चलो हमारे सामने एक असर्शन दिया हुआ है यानी अभिकथन दिया हुआ है, उसका एक कारण दिया हुआ है, फिर आपसे पूछा जा रहा है दोनों सही है, दोनों गलत है या दोनों एक दूसरे के लिए सही है, बताइएगा जरा, पढ़िए कमेंट जो है आंसर दीजिए फिर कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा। चलो अभिकथन हमारा क्या कह रहा है कि शिक्षकों को प्रारंभिक कक्षाओं में प्रिंट समृद्ध वातावरण नहीं बनाना चाहिए। देखो यहाँ पे प्रारंभिक लिख के आया हुआ है, ठीक है। अब प्रारंभिक का मतलब आप प्राइमरी मत समझ जाना, यहाँ पे एलिमेंट्री एजुकेशन की बात हो रही है। प्राइमरी यहाँ पे प्रारंभिक कक्षाओं का मतलब है 6 to 8 की बात कर रहे हैं। एलिमेंट्री एजुकेशन जो होती है, एलिमेंट्री क्लासेस जो होती है उनकी बात करी जा रही है कि 6 to 8 में प्रिंट रिच एनवायरमेंट नहीं होगा तब भी काम चल जाएगा। क्या ये सही है? देखो पहली बात करें, प्रिंट रिच एनवायरमेंट का मतलब है कि जब क्लासरूम में
क्या नाम दीवारों पर भी चीजें लगी होती है जिनसे हम सीख सकते हैं। आप छोटे क्लासेस में जब आप जाते हो एलकेजी यूकेजी में, तो डायग्राम यानी पिक्चर्स बनी होती हैं दीवारों पे, ताकि बच्चे उनको देख के सीख जाते हैं, है ना। तो ये जितनी भी चीजें होती हैं, प्रिंटेड एनवायरनमेंट जो होता है वो छोटी क्लासेस में ज्यादा मायने रखता है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो तो वहां पे एनवायरनमेंट जो होता है, ये प्रिंटेड एनवायरनमेंट जो होता है वो कम हो जाता है ना। तो चीजें ज्यादा गलत बात है नहीं, सही बात है यहाँ पे कि जो है प्राइमरी में जो है उसकी आवश्यकता पड़ती है, पर 6 to 8 में उसकी इतनी आवश्यकता नहीं है। तो ये ठीक बात लिखी है यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, अगर यहाँ पे प्राइमरी लिखा हो तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि प्राइमरी में प्रिंट रिच एनवायरनमेंट की आवश्यकता होती है। चलिए, कार्ड इसका लिखा हुआ है कि भाषा का विकास जन्मजात क्षमता है। ठीक बात है कि बच्चे के अंदर एलएडी होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन यंत्र होता है, भाषा अधिग्रहण यंत्र। बच्चों के अंदर जो है वो भाषा अधिग्रहण यंत्र होता है। कैसा? भाषा, बच्चे के अंदर भाषा अधिग्रहण यंत्र होता है, जिसके बारे में चॉम्स्की ने बताया हुआ है। किसके बारे में? चॉम्स्की ने बताया हुआ है कि बच्चे जो होते हैं वो नॉलेज के, बच्चे के जो अंदर होता है वो लेड होता है, एलएडी यानी भाषा अधिग्रहण यंत्र होता है। वो जन्मजात क्षमता के समय इस दुनिया में पैदा होते हैं, वो किसी भी लैंग्वेज को सीख सकते हैं, है ना, अगर उनको आप इन्वायरमेंट दे रहे हो तो ठीक बात है। लेकिन यहाँ पे बात दूसरी देखो, दोनों बातें सही हैं, ये भी ठीक बात है, लेकिन ऊपर वाले स्टेटमेंट में अलग बात बोली गई है कि एलिमेंट्री एजुकेशन में प्रिंटेड एनवायरनमेंट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन नीचे वाले में यहाँ पे बात की कि जन्मजात क्षमता से बच्चे के अंदर ये क्षमता होती है, तो ये बातें अलग अलग हैं, एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो ए और आर दोनों सही है। क्या है? ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक बात है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलेंगे, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे देखते हैं कि क्या बात यहाँ पे हमसे बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट में। चलो, अब यहाँ पर फिर से एक अविकथन और रीजन का क्वेश्चन दिया गया है। देखो, ये क्वेश्चन इस बार ज्यादा आने वाले हैं सीटेट के एग्जाम में, क्लियर। क्योंकि इससे पहले थोड़ा सा देखो चेंजेस की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, कि अगर सीटेट के एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए। मैंने कई बार कई वीडियो दिए भी हैं इससे रिलेटेड, कि जो है पहले आप पैटर्न देख लीजिए कि क्या परिवर्तन कुछ हुआ भी है कि नहीं हुआ है। देखो, जब आप चीजों को देख के जाते हो, क्लियर करके जाते हो, तो हमारी आधी चीजें अपने आप क्लियर हो जाती हैं। मतलब पहले जो है, पहले आप पैटर्न देख लीजिए कि सीटेट जो है उसका लेवल क्या है, मतलब किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वहां पे। जब आप इन चीजों को जान लोगे तो आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे, है ना। अगर परिवर्तन की बात करिए तो सीटेट का पैटर्न बिल्कुल सेम है, वहां पे कुछ भी परिवर्तित नहीं हुआ है। सिर्फ क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा डिफरेंट किया है इन्होंने, कि हो सकता है क्वेश्चन थोड़े से कॉम्प्लेक्स आ जाए, तो हो सके तो मॉक टेस्ट लगाते रहो। मैंने इतने मॉक टेस्ट दे दिए हैं आपको मैंने चैनल पे, कि मतलब कि मैं आपको कितना बताऊं, तो थोड़े से भी वीडियो देख ली तब भी आप सीटेट एक ही बार में क्लियर कर जाओगे। चलो चलते, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, ये मेरा भरोसा है अपना खुद का, मेरा एक्सपीरियंस है। चलिए, अब 8th में लिखा हुआ है कि अभिकथन कह रहे हैं कि लड़के और लड़कियां समान लिंग वाले वयस्कों को देखकर उन्हें सीमित करके लिंग के अनुरूप व्यवहार करना सीखते हैं। ठीक बात है, बहुत अच्छी बात बोली गई है कि चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, वो अपने सेम जेंडर को देख के उनके अनुरूप कार्य करना सीख जाते हैं। कि लड़के जो होते हैं वो लड़कों से ही सीख जाते हैं कि यार मुझे बाहर जाके कमाना पड़ेगा एक टाइम के बाद, तो मुझे पढ़ना है। लड़कियां जो होती हैं लड़कियों से ही सीख जाती है कि यार मुझे भी बनना है, कुछ ये ना करना है वो करना है ना। तो मतलब सेम जेंडर को देख के उनसे इंस्पायर होकर काम करते हैं लोग, है ना। चलिए, मतलब ये जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है मैं उसी अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। वैसे तो आप किसी को भी देख के इंस्पायर हो सकते हो, उसमें जेंडर की कोई बात हो नहीं रही, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में इन्होंने लिखा हुआ है कि आप जेंडर को देख के अनुरूप काम करते हो। ठीक बात है, सही बात है, ये बिल्कुल सही। ऑफिशियल आंसर की में भी सही किया गया है, तो मैं क्यों गलत करूँ इसको, है ना। ठीक बात है। कारण लिखा हुआ है कि जेंडर एक विशिष्ट जैविक संरचना है, सही विकल्प का चयन करें। देखो, अगर जेंडर की बात की तो मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूं थोड़ा सा, ताकि चीजें क्लियर हो जाए। देखो, अगर आपके सामने दो वर्ड लिखे आ जाए, एक लिख के आ जाए जेंडर, क्या लिख के आ जाए, एक लिख के आ जाए जेंडर और एक लिख के आ जाए लिंग, तो दोनों में आपको फर्क करना है। जेंडर जो है वो सामाजिक अर्थ है, कैसा समाज ने बनाया हुआ है, कैसा है, सामाजिक अर्थ के द्वारा बनाया गया है। और लिंग जो है वो बायोलॉजिकल है, कैसा है, बायोलॉजिकल है, यानी हेरिडिटी ने निर्धारित किया है, समझ गए। अगर जेंडर लिख के आ जाए आपके सामने तो आप समझ जाना कि जेंडर जो होता है वो सामाजिक होता है। लिंग लिख के आ जाए तो समझ जाना वो बायोलॉजिकल, यानी सेक्स जो है वो बायोलॉजिकल है, जैविक है। लेकिन यहाँ पे जेंडर लिखा हुआ है, तो जेंडर जैविक थोड़ी ना है, जेंडर तो सामाजिक है ना। तो जेंडर तो होता है बायोलॉजिकल। क्या देखो, जेंडर जो है वो सामाजिक है, कि समाज ने बनाया हुआ है कि आप लड़का है तो बाहर जाके कमाओगे, समझ रहे हो, लड़की हो तो आप घर में काम करोगी, तो रूढ़िवादिताएं हैं, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है जो लोगों ने फैला रखी है, जो अभी कम भी हो रही चीजें, पर ये जो है समाज ने बनाया हुआ है। कोई पैदा होके नहीं आता है कि आप ये काम करोगे, लड़का हो तो आप ये पहनोगे, लड़की हो तो आप ये पहनोगे, समझ गए मेरी बात। तो जेंडर जो है वो सामाजिक होता है, लेकिन यहाँ पे जैविक बोला गया है, इसलिए ये गलत हो गया, है ना। तो हमारे पास ए सही है और आर गलत है। लिखा हुआ है ए और आर दोनों गलत है, ए सच है लेकिन आर गलत। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। चलिए, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे होपफुली। 8 क्वेश्चन में आपने कितने सही किए वो मुझे बता दीजिएगा।
और जहां पर भी आपको दिक्कत रहेगी देखो मॉक टेस्ट प्रॉपर लगाते रहना। अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है तो प्रॉपर मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट के माध्यम से क्या होता है कि हमारी चीजें अपने आप क्लियर होने लगती हैं, है ना। अगर आप थोड़ा और अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो पहले आप कुछ मैराथन क्लास देख लीजिएगा, अगर आपको एक बार में अच्छा खासा स्कोर करना है ना। तो सारी चीजें क्लियर हो गई और देख लेते हैं, कहीं पर दिक्कत हो मुझे कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो हम आपके कमेंट के अकॉर्डिंग ही प्लान करेंगे। 110% कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी, फिर भी आपको लगता है तो मुझे कमेंट जरूर करना, हम आपके कमेंट का 100% रिप्लाई देंगे, ये मेरा विश्वास है। और सेशन अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब तो कर ही लोगे ताकि मैं जब भी एक वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, नई आशा और उम्मीद के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। पढ़ते रहो मजेदार तरीके से और होपफुली क्लास आपको बेहतर लगी होगी। कमेंट जरूर करिएगा, अगर कहीं पर दिक्कत आई तो मुझे बताइएगा, हम आपकी कमियां जरूर दूर कर, अपनी भी कमियां दूर करेंगे, बिकॉज आई एम अ लर्नर। थैंक यू सो मच।